हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज हम अपने एनक्लेक्स के नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से भेजा जाए आप तक जल्दी पहुँच सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वे भी कर दें और वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम अपना आज का सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, वो क्या है? अम्लोडिपिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद हाइपरटेंशन विच रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑप्शन आपके क्या है? फर्स्ट ब्लड विजन, सेकेंड डिजीनेस ऑन राइजिंग, थर्ड एक्सेसिव यूरिनेशन, फोर्थ डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। एक हाइपरटेंशन का क्लाइंट है जिसको क्या दिया गया है? अम्लोडिपिन प्रिस्क्राइब किया गया है। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जो मेडिकेशन के कारण क्लाइंट में देखने को मिलेगा, और उस रिस्पॉन्स को नर्स को क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है, मीन्स उसको इंस्ट्रक्ट करना है उस रिस्पॉन्स के बारे में। तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्टली जो मेडिकेशन का जो अफेक्ट है वो बताना है। क्या होगा? ब्लड विजन देखने को मिलेगी, या फिर डिजीनेस होगा, उठने के टाइम डिजीनेस फील होता है, या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेगा वो, और या फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उसको सांस लेने में दिक्कत होगी अगर वो इसका जो रिस्पॉन्स है, अगर इस तरह का जो रिस्पॉन्स है मेडिकेशन के कारण देखने को मिलता है तो जो क्लाइंट को क्या करना है, नर्स को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डिस्निया में इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि अगर डिस्निया की कंडीशन है जो क्लाइंट में देखने को मिलती है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? पल्मोनरी एडिमा को इंडिकेट करेगा, जो क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसलिए इस तरह के जो रिस्पॉन्स है, इस तरह का जो इफेक्ट है, वो नर्स को पहले से ही क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर सके। बाकी ऑप्शन में क्या था कि जैसे ब्लड विजन है, और ब्लड विजन में क्या है, दिस CNS साइड इफेक्ट में अकर इन सम पीपल बट इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। कुछ लोगों में देखा जा सकता है बट ये जानलेवा नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसलिए इसको इंस्ट्रक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है, डिजीनेस और एक्सेसिव यूरिनेशन, ये क्या है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट है मेडिकेशन के, जो क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन को छोड़ के बाकी जो अफेक्ट है वो साइड इफ़ेक्ट है, ये क्या है, एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट को हम इसमें मान सकते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो चलिए सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्स इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग अ होल्टर मॉनिटर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका, The only times the monitor should be taken off is for showering and sleep. Second, the monitor will record my activities and symptoms if an abnormal rhythm occurs. Third, the results from the monitor will be used to determine the size and shape of my heart. Fourth option क्या है? The monitor will record any abnormal heart rhythm while go about my usual activities. तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि होल्टर जो मॉनिटर है उसके बारे में बताया गया है। होल्टर मॉनिटर के बारे में जो नर्स ने क्लाइंट को समझाया है अच्छे से। अब आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा जो ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है, इंडिकेट करता है कि क्लाइंट को अच्छे से समझ में आ गया है होल्टर मॉनिटर के बारे में। इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्सेस इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग अ होल्टर मॉनिटर। तो आपको होल्टर मॉनिटर के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे जो इंडिकेट करता है कि क्लाइंट को समझ में आ गया है होल्टर मॉनिटर के बारे में। फर्स्ट में क्या है कि जो ऑप्शन में क्या है, द ओनली टाइम द मॉनिटर शुड बी टेकन ऑफ, कि जब वो शॉवर और स्लीप के लिए जाएगा तब क्या है, मॉनिटर को ऑफ करना है, शुड बी टेकन ऑफ। फर्स्ट में ये है। सेकंड में क्या है कि जो मॉनिटर है वो क्लाइंट की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके सिम्टम्स को रिकॉर्ड करेगा। अगर अबनॉर्मल रिदम होता है तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ और सिम्टम्स को होल्टर मॉनिटर रिकॉर्ड करता है। थर्ड,
द रिजल्ट फ्रॉम द मॉनिटर विल बी यूज्ड, जो भी रिजल्ट आएगा होल्टर मॉनिटर के वो किसके लिए यूज़ किया जाएगा, हार्ट की साइज़ और शेप को डिटरमाइन करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि जो मॉनिटर है जितनी भी एबनॉर्मल हार्ट रिदम है उनको सबको रिकॉर्ड करेगा जब क्लाइंट अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ को करता है। तो इसमें से होल्टर मॉनिटर के बारे में आपको करेक्ट जो है ऑप्शन वो आपको बताना है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि जो मॉनिटर है जितनी भी एबनॉर्मल हार्ट रिदम को रिकॉर्ड करता है जब यूजुअल एक्टिविटीज़ कोई भी क्लाइंट करता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द कार्डियक रिदम इज मॉनिटर्ड एंड रिदम डिस्टर्बेंसेस डॉक्यूमेंटेड। Disturbances are stored, printed and analyzed in relation to the client's activity and symptom diary। तो एक्चुअल में जो होल्टर मॉनिटर क्या होता है कि जितनी भी जो कार्डियक रिदम होती हैं क्लाइंट की वो रिकॉर्ड की जाती है, और जो अबनॉर्मल या फिर जो डिस्टर्बेंस रिदम में देखा जाता है क्लाइंट की उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। डिस्टर्बेंसेस आर स्टोर्ड प्रिंटेड मीन्स उसको स्टोर करके प्रिंट किया जाता है और उसके बाद एनालाइज किया जाता है किसके रिलेशन में, क्लाइंट्स की एक्टिविटी के रिलेशंस में। मीन्स क्लाइंट्स की उस टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर रहा था जिस टाइम एबनॉर्मल या फिर जो डिस्टर्ब्ड रिदम देखने को मिली है, तो उन दोनों के बीच में वो रिलेशन क्या है वो चेक किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, होल्टर मॉनिटर। तो फोर्थ में क्या क्या है कि जब वो उसकी यूजुअल एक्टिविटीज़ करेगा और उस टाइम अगर एबनॉर्मल जो हार्ट रिदम है उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसके क्लाइंट की एक्टिविटीज़ और एबनॉर्मल हार्ट रिदम के बीच में रिलेशन चेक किया जाता है। वो क्या होता है, हमारा होल्टर मॉनिटर। इसलिए फोर्थ हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट में क्या था कि द ओनली टाइम्स द मॉनिटर शुड बी टेकन ऑफ इज़ फॉर शॉवरिंग एंड स्लीप। तो इसमें द मॉनिटर मस्ट रिमेन इन प्लेस कॉन्स्टेंटली फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स। तो इसमें क्या बोला है कि जो मॉनिटर है वो कॉन्स्टेंटली लगा रहना चाहिए, पुट किया रहना चाहिए अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि अगर शॉवरिंग और स्लीप के टाइम ही उसने बोला है कि उसको हटाना है। सेकेंड में क्या है, द मॉनिटर विल रिकॉर्ड माई एक्टिविटीज सिम्टम इफ एन एबनॉर्मल रिदम ऑकर्स। अगर एबनॉर्मल रिदम ऑकर होती हैं तभी वो रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड भी किसको कर रहा है, एक्टिविटीज़ और सिम्टम्स को। तो मॉनिटर एक्टिविटीज़ और सिम्टम्स को रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि कार्डियक रिदम को रिकॉर्ड करता है। मस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज़ and symptoms while the monitor records cardiac rhythm disturbances, and then analysis of correlation between the two is made। जो क्लाइंट है वो अपनी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करेगा और मॉनिटर क्या करता है, कार्डियक रिदम के डिस्टर्बेंसेस को रिकॉर्ड करता है। फिर बाद में दोनों के बीच, दोनों को एनालाइज किया जाता है, दोनों के बीच रिलेशन को चेक किया जाता है। थर्ड क्या है कि द रिजल्ट फ्रॉम मॉनिटर विल बी यूज टू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ माई हार्ट। तो इस तरह का फंक्शन कोई नहीं होता होल्टर मॉनिटर का। अगर हार्ट की जो साइज़ है और शेप देखना है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, चेस्ट रेडियोग्राफ। चेस्ट रेडियोग्राफ को यूज़ किया जाता है हार्ट के साइज़ और शेप को देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है हमारा, और फोर्थ हमारा जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन में होल्टर मॉनिटर क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट शुड द नर्स टीच अ क्लाइंट हु इज टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव्स to do to minimize orthostatic hypotension? First option, wear sport house continuously. Second, lie down for 30 minutes after taking medication. Third, avoid tasks that require high energy expenditure. Fourth, sit on the edge of the bed for 5 minutes before standing. तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक क्लाइंट है जो क्या ले रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो ले रहा है। तो उसको नर्स को क्लाइंट को क्या टीच करना चाहिए कि ताकि ऑर्थोस्टैटिक जो हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है कि जब पोजीशन चेंज मीन्स अगर क्लाइंट अगर लाइंग डाउन की पोजीशन में है, जब वो उठ के बैठता है, अपराइट पोजीशन में जाता है, तो बीपी फॉल देखने को मिलता है। वही हमारा क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मीन्स पोजीशन चेंज के कारण जो बीपी लो होता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है, उसी हम क्या कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। तो नर्स को क्या टीच करना चाहिए कि इस कंडीशन को वो
ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को मिनिमाइज़ कर सके। फर्स्ट में क्या है कि जो स्पोर्ट हाउस है उसको कंटिन्यूसली वेयर करना है, पहनना चाहिए, या फिर जो मेडिकेशन लेने के बाद 30 मिनट्स तक उसको लाई डाउन करना चाहिए, मीन्स लेट जाना चाहिए। थर्ड में क्या है, अवॉइड टास्क दैट रिक्वायर हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर, मीन्स उन एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहिए जिसमें जो हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, हाई एनर्जी चाहिए होती है। और लास्ट ऑप्शन में क्या है कि सिट ऑन द एज ऑफ द बेड, मीन्स पहले अगर वो खड़ा होना चाहता है तो पहले बेड पे थोड़ी देर के लिए बैठे फॉर 5 मिनट्स तक बैठे बिफोर स्टैंडिंग। खड़े होने से पहले 5 मिनट तक बेड पर बैठे, उसके बाद वो खड़ा हो सकता है। तो आपको बताना है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड बिफोर स्टैंडिंग अप गिव्स द बॉडी अ चांस टू एडजस्ट टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन सर्कुलेशन इन द अपराइट पोजीशन। कि जब वो उठ के बैठता है, सिटिंग पोजीशन में आता है, तो क्या है, एक बॉडी को एक चांस मिल जाता है ताकि वो एडजस्ट कर दे, ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसके साथ एडजस्ट कर दे। इसलिए हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है, 5 मिनट्स तक उसको सिटिंग पोजीशन में रहना, उसके बाद वो स्टैंडिंग में जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट में क्या आता है कि जो सपोर्ट जो हाउस है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को प्रिवेंट कर सकती है विनस रिटर्न को इंक्रीज करके, बट दे मस्ट बी अप्लाइड बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड। उसको कंटिन्यूसली वेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में क्या है कि वेयर सपोर्ट हाउस कंटिन्यूसली वेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो उठ के बैठता है, जब उसको स्टैंडिंग पोजीशन में जाना है, उसी टाइम उसको पहन सकता है। दे मस्ट बी अप्लाइड बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड एंड शुड नॉट बी वर्न कंटिन्यूसली। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है। दिस विल नॉट प्रिवेंट एपिसोड ऑफ, अगर 30 मिनट्स तक हम लेटते हैं मेडिसिन लेने के बाद लाई डाउन पोजीशन में जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जेटिक टास्क से के कारण भी हाइपोटेंशन की जो कंडीशन है वो नहीं इंक्रीज़ होती, तो ये भी कोई रेशनल नहीं होता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, वो क्या है, व्हाट क्लाइंट रिस्पॉन्स इंडिकेट टू द नर्स दैट अ वेसोडाइलेटर मेडिकेशन इज़ इफेक्टिव। कि कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जो इंडिकेट करता है कि जो वेसोडाइलेटर मेडिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हुई है, मीन्स उसके इफ़ेक्टिवनेस के बारे में पता चल रहा है वेसोडाइलेटर मेडिकेशन का। फर्स्ट है पल्स रेट डिक्रीजेज फ्रॉम 110 to 75, जो पल्स रेट है वो डिक्रीज़ हो गई 110 से लेके 75 तक। एब्सेंस ऑफ एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स, एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स की एब्सेंस को देखने को मिलता है। या फिर इंक्रीज इन डेली अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, जो अमाउंट ऑफ यूरिन है प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। और ब्लड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 154/90 to 126/72। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जो इंडिकेट करता है कि जो वेसोडाइलेटर मेडिकेशन इफेक्टिव है। तो कौन सा है इसमें करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ब्लड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 154/90 to 126/72। वेसोडाइलेटर जब हम देते हैं तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर में हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। लोअर वेसोडाइलेशन विल लोअर द ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। पल्स रेट इज़ नॉट डिक्रीज एंड में इंक्रीज, तो पल्स रेट डिक्रीज नहीं होती, पल्स जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। और ब्रेथ साउंड्स आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय वेसोडाइलेशन, इसी तरह से जो ब्रेथ साउंड्स के ऊपर भी किसी तरह का कोई अफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। although vasodilator medication can decrease the preload and afterload। थर्ड में क्या था, द यूरिन आउटपुट इज़ नॉट अफेक्टेड इमीडिएटली, मीन्स इमीडिएट कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है यूरिन प्रोडक्शन पे, तो इसलिए भी ये ऑप्शन हमारा जो रोंग है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है ब्लड प्रेशर पे हमारा डायरेक्टली जो है इफेक्ट देखने को मिलता है, वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स observes the following dysarrhythmia on a client cardiac monitor, what rhythm does the nurse identify। तो आपको एक जो है कार्डियक मॉनिटर पर एक रिदम दिख रही होगी, आपको बताना है कि ये कौन से रिदम है। फर्स्ट में एट्रियल फ्लटर, सेकंड एट्रियल फिब्रिलेटर, थर्ड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, फोर्थ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो बताइए तो कौन से रिदम एबनॉर्मल जो रिदम है आपको देखने को मिल रही है।
ऐसे क्वेश्चंस एम्स बहुत क्वेश्चन पूछता है, हर बार रिपीट हो रहे हैं अभी। तो ये अभी जितने भी ये कंडीशन ऑप्शन में दी हुई हैं सभी तरह के जो आपको ग्राफ है वो आपको पता होने चाहिए किस तरह का ग्राफ वहाँ पे बनता है। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा डिसअरिथमिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का जो रिदम है, डिसअरिथमिया है, वो देखने को मिल रही है क्लाइंट के अंदर। क्योंकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, एक तरह का जो डिसऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलता है। वहाँ पे ना पी वेव क्लियर दिखती है, QRS जो कॉम्प्लेक्स है वो भी अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और ना ही टी वेव जो है वो आइडेंटिफाई होती है। जो हमारा मॉनिटर जो है, मीन्स जो हम देख रहे हैं, जैसे ग्राफ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें पूरा का पूरा डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जैसा भी आप देख रहे हैं। तो इस तरह का जो अगर रिदम आपको दिखे तो आप क्या बोलोगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। Ventricular fibrillation reflects a rapid feeble twitching of the ventricles. It has a irregular sawtooth configuration. जो ये आपको दिख रहा है, ये जो पैटर्न है, इसको हम क्या बोलते हैं, sawtooth configuration बोलते हैं, sawtooth पैटर्न बोलते हैं। ऊपर नीचे जो इस तरह के जो होते हैं इरेगुलर वे में, उसको हम क्या बोलते हैं, sawtooth configuration with unidentifiable PR interval। PR इंटरवल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ना ही QRS कॉम्प्लेक्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो पूरा का पूरा डिसऑर्गेनाइजेशन हमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में देखने को मिलता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो बीट्स हैं, हार्ट बीट है, वो फास्ट हो जाती हैं, बट क्या होती है, इरेगुलर होती हैं। ये देखिए, अगर आपको देखें तो इस ग्राफ में इरेगुलर आपको अप डाउन दिख रहा है, जो है एम्पलीट्यूड आपको इरेगुलर दिखाई दे रहा है। ना पी का पता है, ना PR इंटरवल का पता है, और ना ही QRS कॉम्प्लेक्स का पता है। तो इस तरह का जो क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और एट्रियल फ्लटर क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन एट्रियल रेट ऑफ 250 to 350 beats per minute and a ventricular rate of 60 to 150 beats per minute. Flutter to ventricular response usually are 2:1, 3:1 and 4:1। जो एट्रियल फ्लटर में भी क्या होता है कि जो एट्रियम है वो बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। तो एट्रियल बीट है वो बहुत ज़्यादा, जो एट्रियल रेट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे कितना बताया हुआ है, 250 to 350 बीट्स पर मिनट। और जो ये कॉन्ट्रैक्शन है और जो रेट है ये क्या होता है, रेगुलर होते हैं। फ्लटर में क्या होता है, रेगुलर होता है। और वहीं अगर फिब्रिलेशन की बात करें, एट्रियल फिब्रिलेशन, तो वो वहाँ पे क्या है, इरेगुलर जो बीट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। बस यही डिफरेंस होता है एट्रियल फ्लटर में और फिब्रिलेशन में। तो एट्रियल रेट में क्या है, 250 to 350 बीट्स पर मिनट देखने को मिलता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एंड वेंट्रिकल जो रेट है वो कितना होता है, 60 to 150 बीट्स पर मिनट। तो ये रेशियो दिया हुआ है 2:1, मीन्स अगर जो एट्रियम है वो 2 times कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसके, उसमें वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में, मीन्स 2 टाइम एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो वेंट्रिकल का जो रिस्पॉन्स है वो 1 टाइम है। तो इस तरह से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना फास्ट है जो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। 2:1 या फिर 3:1 भी देखने को मिलता है, और या फिर 4:1 भी देखने को मिलता है। तो ये रेशियो बताया है एट्रियम और जो वेंट्रिकल के बीच में, उसके कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, उनके बीट्स के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि इतना फास्ट जो है वो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन एट्रियल रेट ऑफ 350 to 600 beats per minute and a ventricular rate of 120 to 200 beats per minute. The rhythm is grossly irregular. तो डिफरेंस क्या है कि रेट वहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है फ्लटर में, बट फिब्रिलेशन में और भी ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रहा है। कितना, 350 से 600। मीन्स पहले एट्रियल फ्लटर की कंडीशन होती है, अगर उसको टाइमली मॉनिटर नहीं किया है तो क्लाइंट को क्या हो सकता है, फ्लटर से फिब्रिलेशन में भी जा सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है, जहाँ पे उसकी बीट, एट्रियल जो रेट है कितना होता है, 350 से 600 बीट्स पर मिनट होता है। और वेंट्रिकुलर रेट भी ज़्यादा देखने को मिलता है, 120 to 200 बीट्स पर मिनट। और यहाँ पे रिदम क्या है, इरेगुलर है। फिब्रिलेशन में क्या है, इरेगुलर है, और एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, रेगुलर होता है। बस मेन डिफरेंस यही होता है। बाकी
दोनों ही कंडीशन में जो एट्रियम है बहुत फास्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा बीट्स देखने को मिलती हैं। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया क्या होता है? द रेट ऑफ 140 to 200 बीट्स पर मिनट। द रिदम इज़ यूजुअली रेगुलर बट मे वेरी। वेंट्रिकुलर जो टैकिकार्डिया उसमें भी रेट ज़्यादा देखने को मिलता है, इंक्रीज़ होता है। वेंट्रिकल्स में कितना होता है? 140 से 200 बीट्स पर मिनट। और जो रिदम होती हैं वो क्या होती है? यूजुअली रेगुलर ही होती हैं। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में भी पी वेव क्या होती है? अनआइडेंटिफाइबल होती है। पी आर इंटरवल भी अनमेजरेबल होता है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड होता है। तो आप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और जो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को पता चल गया है, और वेंट्रिकुलर जो टैकिकार्डिया है उसमें क्या होता है कि जो क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत वाइड होता है, बिल्कुल अलग से। सिर्फ आपको जो ग्राफ में है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो आप बिल्कुल आपको जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ही दिखेगा और बहुत वाइड दिखेगा। आपकी क्लास इसमें सेपरेट करवा दी जाएगी, जिसमें जितने भी एबनॉर्मल जो रिदम है वो अलग से डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आपको अलग अलग आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से आप इसको हिसाब लगा सकते हैं, वहीं से आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जहाँ पे बहुत वाइड देखने को मिलता है। और पी वेव और जो है टी वेव ये अनआइडेंटिफाइबल होते हैं, ये आपको नहीं दिखाई देता। क्लियर है? तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। ए क्लाइंट डायग्नोज्ड विद मेजर डिप्रेशन टेल अ नर्स नो मैटर व्हाट आई डू एवरीथिंग टर्न्स आउट बैड। द नर्स कंक्लूड्स दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट यूजिंग अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, सेकेंड सीकिंग सिंपैथी फ्रॉम द नर्स, third regressing to an earlier developmental level, fourth avoiding responsibility for previous behavior। एक जो क्लाइंट है जिसको क्या है? मेजर डिप्रेशन है, वो क्या बोलता है नर्स को कि नो मैटर व्हाट आई डू, वो कुछ भी कर ले सब कुछ क्या है? बुरा ही होता है। एवरीथिंग टर्न्स आउट बैड, कितना ही वो मेहनत कर ले, कितना ही कुछ कर ले, तो सब कुछ गलत होता है। तो इसे नर्स क्या कंक्लूड करती है कि किसका एग्जाम्पल है? कोग्निटिव डिस्टॉर्शन का। उसकी सोचने की है क्षमता है वो डिस्टोर्ट हो गई है, उसमें गड़बड़ आ गई है। सेकंड कि वो सिंपैथी लेना चाहता है। थर्ड कि वो अपने अर्लियर डेवलपमेंटल लेवल में, प्रीवियस जो उसका है डेवलपमेंटल लेवल में उसमें चला गया है। फोर्थ में क्या है कि वो अपने अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रीवियस बिहेवियर, मीन्स वो अपने पहले किए गए बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना चाह रहा है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, यूजिंग अ कोग्निटिव डिस्टॉर्शन। The client is using the cognitive distortion of overgeneralization and pessimism। मीन्स वो क्या है? क्लाइंट में पूरा पेसिमिज्म, नकारात्मक चीज़ें आ गई हैं, नेगेटिव जो थॉट्स है उसके अंदर आ गया है कि कुछ भी कर ले वो गलत ही होता है। तो ये किसका एग्जांपल है? कोग्निटिव डिस्टॉर्शन। उसके सोचने और समझने की जो एबिलिटी है उसमें गड़बड़ आ गई, इसमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव इवेंट्स है मैग्नीफाइड एंड बिकम द फोकस। जो नेगेटिव इवेंट्स है बहुत बड़ी हो गई हैं, मैग्नीफाई हो गई हैं और वहीं पे उसका फोकस रहता है। और जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं आर मिनिमाइज एंड इग्नोर्ड, उसको उसने मिनिमाइज कर दिया, कम कर दिया और इग्नोर कर रहा है। बाय फोकसिंग ऑन द नेगेटिव द डिप्रेसिव मूड इज रिनफोर्स। और इसी कारण वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देख रहा है, तो उसका क्या है? डिप्रेसिव मूड है, इसलिए वो डिप्रेशन का जो क्लाइंट है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बाकी के जो ऑप्शन है सिंपैथी लेना या फिर प्रीवियस जो डेवलपमेंटल लेवल उसमें चला जाना, अपने बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, इस तरह की जो चीज़ें हैं क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं, तो ये इसमें हम करेक्ट नहीं बोल सकते। देयर इज़ नो डाटा टू सपोर्ट दिस कंक्लूजन। कोई इस तरह का डाटा नहीं है जो इस कंक्लूजन को सपोर्ट करे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच इंडिविजुअल इज कोपिंग विद इश्यूज कंसर्निंग डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस। मीन्स कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो किस इशू को कंसर्न है, किस इशू से झेल रहा है? कौन सा इशू? डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस। इन्फेंट, सेकंड टोडलर, थर्ड स्कूल एज चाइल्ड, फोर्थ प्री स्कूल एज चाइल्ड। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस, इस तरह का जो इशू है कौन फेस करता है? कौन सा एज ग्रुप कौन सा करता है? सेकंड, टोडलर। क्योंकि टोडलर से पहले कौन सी स्टेज होती है? इन्फेंसी की। और वहाँ पे जो
क्या होता है, इन्फेंट पूरा पूरा डिपेंडेंट होता है ऑन पेरेंट्स, इसलिए, और टोडलर में क्या है वो इंडिपेंडेंसी की ओर जाता है, इसलिए वो इस तरह का जो इशू है वो फेस करता है। टोडलर इज़ लर्निंग ऑटोनॉमी, वहाँ पे वो ऑटोनॉमी खुद से अपना काम करना सीखता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डेवलपमेंट देयर इज स्टिल फिजिकल एंड इमोशनल डिपेंडेंस ऑन द पेरेंट्स। बट उस स्टेज में अभी वो है, मीन्स इन्फेंट से टोडलर की ओर जा रहा है, तो कुछ डिपेंडेंसी अभी भी देखने को मिलती है। तो इस तरह का जो इशू है वो कौन फेस करता है, टोडलर। फर्स्ट में क्या था, इन्फेंट में जैसे मैंने बताया कि द मेजर टास्क इसमें क्या होता है इन्फेंसी में, डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो मेन टास्क क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट, और जो बच्चा है इन्फेंट है वो पूरा क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करता है। थर्ड में क्या है, स्कूल एज चिल्ड्रन कोप विद द टास्क ऑफ इंडस्ट्री। वो जो टास्क है इंडस्ट्री का, मीन्स अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है, अपनी जो लाइफ के जो गोल्स हैं उसको पूरा करना चाहता है, एंड डेवलपिंग स्किल्स फॉर वर्किंग इन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड, स्किल डेवलपमेंट वो करता है। और प्री स्कूल जो चाइल्ड है वो क्या है, एक सेंस ऑफ इनिशिएटिव उसको डेवलप करना चाहता है। तो ये क्लास हम ले चुके हैं जो भी हमारे ये हैं इस थ्योरी के ऊपर, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एट अ ग्रुप थेरेपी सेशन अ क्लाइंट tearfully tells the other members, I just lost my job this week. What is the nurse leader's most appropriate response? कि एक ग्रुप थेरेपी सेशन है, आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप थेरेपी सेशन है जिसमें क्लाइंट टीयरफुली रोते हुए दूसरे मेंबर से बोलता है कि उसने जस्ट अपनी जॉब को लॉस्ट कर दिया है, उसकी जॉब छूट चुकी है। व्हाट इज़ द नर्स लीडर, जो नर्स लीडर है उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा। फर्स्ट, आस्क द क्लाइंट टू कंसिडर द रीज़न दिस मे हैव अकर्ड। वो क्लाइंट से पूछेगी कि जो उन रीजंस को कंसिडर करे जिसके कारण ऐसा हुआ है। सेकंड, क्वाइटली ऑब्जर्व हाउ द ग्रुप रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट स्टेटमेंट, कि वो चुपचाप देखेगी कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरह से जवाब देंगे। थर्ड, जेंटली सजेस्ट दैट द क्लाइंट चेक द हेल्प वांटेड एडवर्टीजमेंट इन द लोकल पेपर, या फिर वो सजेस्ट करेगी क्लाइंट को कि एडवर्टीज़मेंट को सर्च करे। फोर्थ है, रिक्वेस्ट दैट द ग्रुप हेल्प द क्लाइंट रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द डिसमिसल मे हैव बीन प्रिवेंटेड। वो जो ग्रुप है उसको रिक्वेस्ट करेगी ताकि वो क्लाइंट की हेल्प कर सके कि उस डिसमिसल में उसकी जॉब छूट गई है वो उसको बचा सके। तो फोर्थ ऑप्शन में वो ग्रुप को रिक्वेस्ट करती है क्लाइंट को उसका पाथ दिखाने के लिए। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ग्रुप थेरेपी सेशन है, इसका आपको ध्यान रखना है। और नर्स क्या है, नर्स लीडर है, वो सिर्फ उसको एक ऑब्जर्वर की तरह वहाँ पे काम करती है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, सेकंड होगा, क्वाइटली ऑब्जर्व हाउ द ग्रुप रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट्स स्टेटमेंट। द लीडर शुड नॉट इंटरवीन एट दिस पॉइंट, द क्लाइंट एड्रेस द स्टेटमेंट टू द ग्रुप। जो क्लाइंट ने अपनी जो प्रॉब्लम है किसको बताई है, ग्रुप को बताई है, इसलिए जो लीडर है, जो नर्स लीडर है, उसको बीच में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एंड द ग्रुप रिस्पॉन्स शुड बी फोस्टर्ड, जो ग्रुप का रिस्पॉन्स है उसी पे फोकस किया जाना चाहिए, उसी को सुना जाना चाहिए। इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि जो क्लाइंट अगर जो नर्स करती है तो एग्रेसिव हो सकता है और मे मेक अदर मेंबर्स फियरफुल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग, जो दूसरे मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि जो नर्स है, जो लीडर है, वही गाइड कर रहा है, तो वो अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर नहीं करेंगे और उनको लग सकता है कि बिकॉज दे माइट बी कन्फ्रंटेड, और उनसे भी पूछा जा सकता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन हम इसमें हमारा करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, A nurse is teaching a group of women about the side effect of different type of contraceptives. What is the most frequent side effect associated with the use of an intrauterine device? तो जो नर्स है क्या किसके बारे में बता रही है, अबाउट द साइड इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता रही है। तो मोस्ट जो फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट है इंट्रायूटराइन डिवाइस का वो क्या होता है, वो आपको बताना है। ए, a tubal pregnancy, second a rupture of the uterus, third an expulsion of the device, fourth an excessive menstrual flow। तो IUD का इंट्रायूटराइन डिवाइस का जो मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट है इसके यूज़ से वो आपको बताना है।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन है इसमें, एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है। अब subsequent to IUD insertion there may be an excessive menstrual flow for several cycles because the IUD is a foreign body. There is an increase in blood supply as a result of the inflammatory process. मीन्स जैसे ही IUD इंसर्शन किया जाता है तो एक बॉडी क्या करेगी, एक फॉरेन बॉडी की तरह उसको लेती है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस को फॉरेन बॉडी की तरह एज्यूम करेगी और उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई है उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सेकेंड में, दिस में ओकर और इंसर्शन बट इज़ अनकॉमन, ये क्या है, अनकॉमन चीज़ है, ये इंसर्शन के टाइम देखने को मिल सकता है। अब यूट्रस रप्चर है होने के जो चांसेस हैं, जब IUD इंसर्शन होगा उस टाइम देखने को मिल सकता है, बट ये भी क्या है, अनकॉमन होता है, कॉमनली चीज़ नहीं होती है। एन एक्सपल्शन ऑफ द डिवाइस, दिस में ओकर बट इट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज साइड इफेक्ट, इसको साइड इफेक्ट नहीं मान सकते हम, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ नर्स टीचेस वुमेन इन द फर्टिलिटी क्लिनिक that after ovulation has occurred the ovum is thought to remain viable for, आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, आफ्टर ओवुलेशन के बाद जो ओवम है वो कितने टाइम तक वायबल रह सकता है। फर्स्ट 1 to 6 आवर्स तक, सेकेंड 12 to 18 आवर्स, थर्ड 24 to 36 आवर्स, फोर्थ 38 to 42 आवर्स। तो आपको बताना है पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितनी होती है ओवम की आफ्टर ओवुलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 to 36 आवर्स, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द ओवम इज कैपेबल ऑफ बीइंग फर्टिलाइज्ड फॉर 24 to 36 आवर्स फॉलोइंग ओवुलेशन। आफ्टर दिस टाइम it travels a variable distance between the fallopian tube and uterus and if not fertilized disintegrate and is phagocytized by leukocytes। तो 24 to 36 आवर्स तक ये ओवम यहाँ पे इसकी वायबिलिटी है, सर्वाइव कर सकता है। क्लियर है? तो आज के हमारे क्वेश्चंस इतने ही थे, 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए होंगे। आशा करते हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर फिर भी आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आप किसी भी टाइम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।